हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, मैं बिहार स्टेट के लिए सिलेबस पूरा पढ़ाने की वादा किया था आपसे। उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में शुरू किया था दोस्तों, जिसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं, बेसिक चीज़ों को बताया गया। आज की इस वीडियो में बेसिक के साथ साथ कुछ अलग से रूल्स भी बताए जाएंगे जो काम का चीज़ है ना। तो आइए पहले ये जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं जैसे बताया था दोस्तों, उसका पहले थोड़ा सा रिविजन कर लूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट वीडियो में बताया था दोस्तों कि सब्जेक्ट और इसमें क्या होता है ना, इस टॉपिक में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट करवाना होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट करवाना होता है, ठीक है ना। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदल जाता है। कहने का मतलब क्या कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब भी बदलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये कैसे बदलेंगे उसी को इस टॉपिक में पढ़ना रहता है, ठीक है। उसके अलावा मैं ये बताया था आपको कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस में, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, है ना। ये आपको पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ बहुत अच्छे से। इसके बाद यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों प्लूरल वर्ब होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। अब हम लोग इसी के सिलसिले में आगे ये पढ़ेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कब होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगुलर है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्लूरल है। सिंपल सा होता है, तब तो हम लोग पहचान लेते हैं, ठीक है ना। बट कुछ थोड़ा आगे नए नए रूल ऐसे मैं बताऊंगा जिसको आप देखने के बाद लगेगा थोड़ा कंफ्यूज करेंगे कि ये कैसे सिंगुलर है तो ये कैसे प्लूरल है। उसी को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो ये तो आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया। आइए आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को किस किस आधार पे पढ़ा जाता है, किस किस आधार पे ये काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे समझते हैं, आइए आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं क्या, ये टेंस के आधार पे, ठीक है ना। इससे टेंस के आधार पे ये काम करता है, यानी टेंस का भी इस पे प्रभाव पड़ता है, टेंस, ठीक है ना। टेंस के आधार पे इसे पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी को नाउन के आधार पे, ठीक है दोस्तों। फिर इसी को पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन के आधार पे। फिर इसी को पढ़ेंगे हम लोग एडजेक्टिव के आधार पे। फिर इसी को पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग प्रीपोजिशन के आधार पे। फिर इसी को पढ़ेंगे कंजंक्शन के आधार पे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खेल इन सभी टॉपिक से होता है। यानी ये सभी टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत आसानी से अच्छे से आप समझ पाएंगे दोस्तों। क्या क्या, टेंस के आधार पे, नाउन के आधार पे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये तो हो गया। इसके बाद में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था दोस्तों कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक दे दिया है आपके सिलेबस में जो आपके साथ कहें तो खेल खेल गया। इट मीन्स इसको पढ़ने के लिए आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पकड़ होना जरूरी है। अब कहेंगे कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए, पहले नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच है खुद, ठीक है ना। तो ये तो हो गए 1 2 3 4 5, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से तो 5 यहीं पे हैं। एक और है जिसको आप मान लो कि पढ़ ही रहे हो, यहाँ पे वर्ब जो लिखा हुआ है, तो ये वर्ब की तो बात हम लोग करेंगे ही। ये वर्ब तो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। वर्ब तो बच जाएंगे एक एडवर्ब और इंटरजेक्शन, तो एडवर्ब इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसमें काम होता है दोस्तों। बट कोई बात नहीं, हम लोग सभी को बहुत आसानी से अच्छे से ऐसे पढ़ेंगे कंसेप्ट जिसमें ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे काम होता है सब पे।
नहीं भी सभी टॉपिक को अलग अलग स्पेशल पढ़ा जाए, फिर भी ये काम कैसे करेंगे सब हम लोग समझ जाएंगे। आइए पहला देखते हैं टेंस के आधार पे कैसे काम करेगा। तो टेंस के आधार पे समझने के लिए दोस्तों, अगर मान लो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं क्या कि ही डिड नॉट वेंट देयर, ही डिड नॉट वेंट देयर, वो वहां नहीं गया, ठीक है। तो आप इसमें बताएंगे, एक और सेंटेंस में अगर मैं लिख दूं क्या दे गोज फॉर अ वॉक। अब देखिए दोस्तों, इन दो सेंटेंस को देखेंगे और देखने के बाद आप ये कोशिश करें इसमें कहीं भी कोई एरर दिख रहा है क्या, कोई गलत दिख रहा है। अगर दिखता है तो आप फटाफट से कमेंट करें ताकि मैं समझ पाऊं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो है सो इस सेंटेंस में ही डिड नॉट वेंट देयर, इसमें भी एरर दिखेगा आपको, और दे गोज फॉर अ वॉक इसमें भी एरर दिखेगा। अगर आप टेंस बहुत अच्छे से पढ़े हैं समझते हैं तो, अगर नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आइए समझाता हूं मैं आपको। तो ये जो पहला सेंटेंस है दोस्तों, ये सिंपल पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस मतलब टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का, कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल पास्ट का नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इस सेंटेंस में, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है पहले, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया ही सब्जेक्ट, चलो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद बोल रहा है डिड नॉट, तो यहाँ पे डिड भी है नॉट भी है, ये भी सही है। अगला बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ब वेंट दिया हुआ है। क्या आप बताएंगे वेंट क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है? नहीं होता है। आप कहेंगे वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म होता है। तो बताइए जब ये सेकेंड फॉर्म है तो ये एरर हो गया या नहीं हो गया, गलत है या नहीं? क्यों गलत हो गया? क्योंकि इससे सेकेंड फॉर्म हमारा यहीं पे डिड आ गया। डिड आने के कारण यहाँ पे जो वर्ब यूज किए जाएंगे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा दोस्तों। तो वेंट कट जाएंगे और यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे होगा उसकी जगह पर गो करना होगा ना, he did not go there। अब ये सेंटेंस जाकर सही होगा। तो देखिए टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब बदल गया, यही काम होना है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। नेक्स्ट अगला है, अगले सेंटेंस को देखें तो ये लिखा हुआ है दे गोज फॉर अ वॉक, दे गोज फॉर अ वॉक, ठीक है ना। तो इसमें क्या आप देखेंगे कि इस ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये सिंपल पास्ट का सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। अब इसमें आप सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में पढ़े होंगे क्या आप स्ट्रक्चर, अगर पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। थोड़ा मैं स्ट्रक्चर की ओर भी आपको ले चल रहा हूं ताकि आप समझते चले बहुत अच्छे से। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, ठीक है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब ये जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है यानी दे वी यू ऐसे, तो उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे दे मतलब वे, ये जो सब्जेक्ट हमारा ये सब्जेक्ट है बट कैसा, तो प्लूरल सब्जेक्ट है पीएस, ठीक है ना। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो वर्ब होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो गोज में एस लगा हुआ है ई एस, तो ये तो प्लूरल ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप नहीं जानते तो इस बात को जानिए कि जब कभी भी किसी भी नाउन में, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मैं अगर लिख रहा हूं नाउन, किसी भी नाउन में, ठीक है ना, नाउन प्लस एस और ई एस लगाते हैं ना, तो ये जो है सो क्या हो जाता है, यह प्लूरल बन जाता है दोस्तों। नाउन में कोई भी नाउन वर्ड है उसके लास्ट में एस और ई एस या फिर आई ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। चलो आई ई एस भी लिख ही देता हूं, ठीक है। बट यदि किसी वर्ब में, कोई भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब प्लस क्या कर दें, वर्ब प्लस
एस और ई एस कर दें तो ये जो है सो सिंगुलर बन जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है ये? सिंगुलर। मतलब नाउन का ऑपोजिट, नाउन का उल्टा ये काम करता है, ठीक है ना। नाउन में एस और ई एस लग जाने से प्लूरल बनता है और वर्ब में एस और ई एस लग जाने से सिंगुलर बनता है। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पे क्या कि गो है ना, गो वेस्ट बेस फॉर्म होता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो में ई एस लग गया तो ये रॉन्ग हो गया, देख के साथ ई एस वाला नहीं लगेगा, ई एस कट जाएगा। अब हमारा सेंटेंस सही हो गया। क्या हो गया? दे गो फॉर अ वॉक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टेंस के आधार पे काम करता है दोस्तों। चलिए अब इससे एक रूल नया निकल कर आता है। वो रूल क्या है आइए मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ वो भी, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, तो क्या एक रूल निकला, रूल ये निकला कि यदि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो, सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो ये देखेंगे दोस्तों क्या कि यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है उसमें हमारा यदि सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो जो वर्ब होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस और ई एस ऐड हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट का बोल सकते हैं सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा दोस्तों उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यूज होंगे। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं लिखूं राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम, राम जो है सो सब्जेक्ट है और ये कैसा सब्जेक्ट है? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, सिर्फ एक इंसान का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने अभी आपके सामने लिखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लास्ट में लगा होगा। तो देखेंगे राम गोज, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, गो के साथ एस और एस लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है। इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा 100% करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो ये हो गया। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो दोस्तों तो फिर उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। कैसे? देखिए, अगर मैं लिखूं वी वर्क हार्ड, तो वी यहाँ पे जो है वी क्या है? तो यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, पीएस है, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्क वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा टेंस के आधार पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम करता है दोस्तों। क्लियर है? यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। आप इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नाउन के आधार पर ये कैसे काम करेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देख लिए आप लोग। आइए अब हम लोग चलते हैं आगे नाउन के आधार पे, यानी नाउन का कैसे इसमें क्या रोल है वो भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना।
चलिए सेंटेंस 2 लिखे हुए दोस्तों आपके सामने। अब इन दोनों सेंटेंस को देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या ये 2 सेंटेंस सही हैं या फिर रॉन्ग हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या दोस्तों कि ये जो सब्जेक्ट हमारा है द पुलिस। अब पुलिस तो देखने से लग रहा है कि सिंगुलर है, ठीक है ना। ये सेंटेंस लग रहा है सॉरी सब्जेक्ट क्या लग रहा है, देखने से लग रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट, बट सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है, पीएस प्लूरल सब्जेक्ट। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, तो वह जो वर्ब है दोस्तों वह प्लूरल ही होना चाहिए ना। ये हैज ना होकर क्या होगा, यहाँ पे हैव होगा ना, यानी द पुलिस हैव कम, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा है दोस्तों द समन्स हैव बीन इशूड, मतलब समन्स इशूड किया गया है। अभी देखने से लग रहा है क्या समन्स, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी देखने से लग रहा है, ऊपर वाला तो देखने से लग रहा था सिंगुलर बट था प्लूरल। अब नीचे वाला जो है दोस्तों ये देखने से लग रहा है सिंगुलर सॉरी प्लूरल, एस लगा हुआ है ना, इसलिए देखने से लग रहा है ये प्लूरल, बट एक्चुअली में ये सिंगुलर मीनिंग लेता है। जैसे आप मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़े ना, वैसे ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है एस। तो इसके साथ जो वर्ब होना चाहिए वो हैव ना होकर के क्या होगा, इसके साथ जो वर्ब होगा दोस्तों यहाँ पे हैज होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ये नाउन, मतलब देखिए नाउन हमारा सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन हमारा प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल। ये नाउन के आधार पे काम ऐसे होता है, ठीक है। आप इसे भी देखिए समझिए, फिर हम चलते हैं प्रोनाउन की ओर कि कैसे ये प्रोनाउन के आधार पे काम करेगा, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं दोस्तों प्रोनाउन, प्रोनाउन के आधार पे क्या है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं इट इज मी हु इज अपडेटेड, एक सेंटेंस मैंने लिखा इट इज मी हु इज अपडेटेड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, ईच ऑफ द गर्ल हैव लॉस्ट देयर पेन। अब ये 2 सेंटेंस में लिखा, अब ये 2 सेंटेंस में देखेंगे आप और समझने की कोशिश करेंगे क्या इसमें करेक्शन हो सकता है, क्या इसमें गलत है, क्या चीज किन चीज़ों को इसमें सुधारा जा सकता है दोस्तों, या फिर क्या सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है या फिर इसमें सुधार चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि इसमें सुधार चाहिए। क्या सुधार चाहिए, देखेंगे यहाँ पे जो इट लिखा हुआ है दोस्तों यह एक डमी सब्जेक्ट है, और इट होने के नाते क्या है कि इट के बाद जो इधर सब आने वाला सब्जेक्ट है इट इज मी, ये जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, बट ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ना होकर के क्या होगा भाई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के जगह पे ये सब्जेक्टिव केस लेगा, है ना। इट इज आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। अब ये देखिए कि मी के अनुसार यहाँ पे इज लगा था ना, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव केस में था इसलिए आगे तो हु इज लग गया था, बट अभी हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे जो इज है वो इज ना हो करके क्या होता है, आई के साथ कभी इज नहीं लगता, यहाँ पे ये लगेगा एम, ठीक है ना। यानी इट इज आई हु एम अपडेटेड। ये थोड़ा पढ़ने में आपको लगेगा दोस्तों कि क्या ये पढ़ा रहे हैं, थोड़ा रॉन्ग टाइप का, बट यही सत्य है, यही सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे ईच ऑफ द गर्ल हैव लॉस्ट देयर पेन। अब इसमें ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जो ईच लगा हुआ है दोस्तों ये हमारा एक प्रोनाउन है, ठीक है। ईच क्या है, एक ये प्रोनाउन है, और ईच ऐसा प्रोनाउन है, कैसा प्रोनाउन है, ईच जो है सो प्रोनाउन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी आप अगर प्रोनाउन का टाइप्स पढ़े होंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर को शो कर रही है। यानी बोल रहा है ईच ऑफ द गर्ल, लड़की जितने भी हैं उनमें से सबकी, प्रत्येक एक एक की बात कर रहा है, हर एक की। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो गर्ल के बाद हैव लगा हुआ है दोस्तों, ये हैव न हो करके क्या होगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हमारा हैज हो गया तो अगला जो हमारा ये पॉजिटिव केस दिया हुआ है ये वाला, ठीक है ना, यही जो है
सो ये सिंगल गर्ल के अनुसार हैज सॉरी देयर ना होकर के क्या होगा, ये देयर ना होकर यहाँ पे हर होगा दोस्तों। इस प्रकार से ईच ऑफ द गर्ल हैज लॉस्ट हर पेन। आप इसे ध्यान से देखिए। फिर हम बढ़ेंगे एडजेक्टिव की ओर। चलिए अब मैं इन सभी को इरेज करता हूं ताकि अच्छे से अलग से समझा पाऊं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब एडजेक्टिव का कुछ एक सेंटेंस, इसका भी एग्जांपल देख लें। तो एडजेक्टिव का सेंटेंस ये होगा, मान लीजिए कि मैं इसका अगर एग्जांपल लिखता हूं क्या, कि द ऑनेस्ट हैज टू सफर a lot। The honest has to suffer a lot। अब ये सेंटेंस देखें और समझ में आपको अगर आता है तो आप बताएं कि क्या ये सेंटेंस लिखे हुए जो हैं सही है या फिर गलत है। समझ के आप बताएंगे जल्दी। तो आपका शायद कहना होगा कि ये सेंटेंस हो सकता है, आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बट याद रखना दोस्तों कि एक रूल है, अभी आगे आपको बताया जाएगा कि जब, या फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो शायद बताया होगा कि जब कभी भी किसी पॉजिटिव, देखेंगे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है ना, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले अगर दोस्तों अगर क्या लग जाए, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले अगर कोई डिटरमिनर लग जाए, ठीक है ना, कोई भी डिटरमिनर लग जाए तो वह एडजेक्टिव जो है सो सिंगुलर ना होकर के प्लूरल बन जाता है। इस बात को ध्यान देंगे। द ऑनेस्ट, द पुअर, द रिच, ये सब एडजेक्टिव हैं। रिच, पुअर, ये सब एडजेक्टिव वर्ड है दोस्तों। बट इनके पहले अगर द लग रहा है डिटरमिनर, तो ये क्या कर रहा है, इनको सिंगुलर से प्लूरल बना दे रहा है। तो जब ये प्लूरल बन जाते हैं तो प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे अगर, तो वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे ना। वैसे ही द ऑनेस्ट मतलब एक ईमानदार की बात नहीं कर रहे हैं, ईमानदार लोग, जितने भी ईमानदार हैं सभी की बात हो रही है। तो ईमानदार लोगों की बात हो रहा है। ये जब प्लूरल सब्जेक्ट हमारा हो गया तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए दोस्तों, हैज ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, हैव। द ऑनेस्ट हैव टू सफर अलॉट, मतलब ईमानदार को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से ये तो हो गया। चलिए एडजेक्टिव का, अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रीपोजिशन की ओर। आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अब प्रीपोजिशन से क्या होता है, प्रीपोजिशन के आधार पे, ठीक है ना। अब प्रीपोजिशन के आधार पे समझने के लिए इसके लिए भी कुछ सेंटेंसेज हमें देखने होंगे और समझने होंगे, ठीक है ना, तभी। चलिए अगर मैं लिखा आई लाइक, आई हैव डन माई वर्क, आई लाइक, आई हैव डन माई वर्क। अब इसको देखेंगे दोस्तों, क्या इसमें ये सही है या फिर रॉन्ग है, या इसमें भी कुछ सुधार करना है। तो ये बिल्कुल सही ही सेंटेंस है ना, क्यों है। चलिए अब कहेंगे कि इसमें प्रीपोजिशन आप लोग को दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आइए मैं दिखा दूं कि ये जो सब्जेक्ट है, एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये लाइक जो है दोस्तों, अगर इसे आप मेन वर्ब मानते हैं, यदि इसे आप क्या करते हैं एम भी यानी कि मेन वर्ब मानते हैं, तो क्या किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद कभी कोई हेल्पिंग वर्ब आता है। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद कभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, फिर है ना। अब उस हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर तुरंत से फिर एक बार मेन वर्ब आ जाए, ये कभी संभव नहीं है ना। तो फिर कब संभव है, तो ये संभव तब है दोस्तों जब इस हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला कुछ और हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई और पार्ट्स हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो लाइक है दोस्तों, यह लाइक एक अपने आप में प्रीपोजिशन है। लाइक क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, ठीक है, ठीक है, लाइक प्रीपोजिशन हो गया। अब इसके बाद हो गया आई लाइक, आई, अब देखो आई के, अब सब्जेक्ट हमारा ये है, अब इसके अनुसार तो यहाँ पे हैव ही होना चाहिए, हैज तो हो नहीं सकता, इसलिए भी सही है। और इसके आगे जब यहाँ पे आई है तो आई के अनुसार पॉजिटिव केस माई ही होना चाहिए,
ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ये तो देख लीजिए आप। चलिए एक और सेंटेंस मैं देता हूं प्रीपोजिशन का। ठीक है, एक और सेंटेंस दे रहे हैं आपके लिए प्रीपोजिशन का। वो क्या है समझ में आ जाएगा जब देखेंगे आप अच्छे से तब। चलिए दोस्तों देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है वो सेंटेंस? द स्टूडेंट्स एट द बैक बेंच विथ देयर बुक्स ऑन द टेबल हैज बीन वार्न्ड थ्राइस। ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में देखिए कि ये जो सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट है क्या सही है या फिर रॉन्ग है। तो अगर मान लो दोस्तों कि अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है ना, ऑन द टेबल को यदि मैं सब्जेक्ट मान लूं तो उसके पहले देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑन लगा हुआ है। ये जो है सो क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, प्रीपोजिशन हो गया ऑन प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद जो तुरंत बाद जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, वह सब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए तो ये ऑन हो गया। अब याद रखना कि ऑन प्रीपोजिशन है तो इसके बाद आने वाला जो ये नाउन होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी ओसी, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अब अगर मान लो कि देयर बुक्स को सब्जेक्ट ले लेते हैं तो इसके पहले भी देख रहे हैं कि यहाँ भी एक प्रीपोजिशन है नाउन। ठीक है ना, तो इस आधार पे ये भी एक प्रीपोजिशन है और इसके आगे वाला भी जो है सो क्या है? सब्जेक्ट ना होकर के ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इट मीन्स ये भी एक ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ओसी होगा। उससे पीछे आ जाए एट द बैक, इससे अगर ले लें तो इसके पहले भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी एक एट लगा हुआ है, ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी एक प्रीपोजिशन है। तो इसके बाद भी जो सब्जेक्ट न हो करके ये नाउन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में है, नहीं ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बच गया एक स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है दोस्तों। इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे है तो देख रहे हैं क्या क्या स्टूडेंट्स जो है ये प्लुरल है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। जब प्लुरल सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हमारा यहाँ जो वर्ब है दोस्तों ये हैज, वह हैज क्या होगा? हैज होगा या फिर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट है, पीएस सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल ही चाहिए ना, इसलिए हैज ना होकर के क्या हो जाएगा? ये हैव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस को पढ़िए, सही हो जाएगा। द स्टूडेंट्स एट द बैक विथ देयर बुक्स ऑन द टेबल हैव बीन वार्न्ड थ्राइस। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब इस सेंटेंस से दोस्तों क्या है कि एक कंसेप्ट नया रूल निकल कर आया। वो रूल क्या है? मैं लिखूं किसी सेंटेंस में दिया हुआ है नाउन वन, उसके बाद प्रीपोजिशन, अगेन नाउन टू, प्लस फिर से प्रीपोजिशन नाउन थ्री, प्रीपोजिशन नाउन फोर, प्रीपोजिशन नाउन फाइव, प्लस एच भी, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से और भी हो सकता है, इसका कोई वैसा रोक नहीं है दोस्तों, कितनी लिमिट नहीं है, कितना तक जाएगा। मतलब क्या है कहने का मतलब, इस रूल में समझिएगा कि यदि कोई नाउन दिया है, यहाँ से देखिए नाउन फाइव नाउन दिया हुआ है और उसके ठीक पहले तुरंत एक प्रीपोजिशन दिया हुआ है, तो ये इस प्रीपोजिशन के कारण ये जो नाउन है दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये तो प्रीपोजिशन है ही। इस प्रीपोजिशन के कारण ये जो नाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ भी नाउन फोर जो है सो इसके पहले देखेंगे आप तो ये प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के कारण ये भी एक ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इस नाउन थ्री के पहले देखें तो यहाँ भी एक प्रीपोजिशन लगा है तो इसके कारण ये भी एक ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब नाउन टू के पहले देखें तो यहाँ भी एक लगा हुआ है प्रीपोजिशन, तो इस वजह से ये भी एक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो सभी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, हमारा सब्जेक्ट कौन रहा? तो सब्जेक्ट हो गया दोस्तों ये वन, नाउन वन, ये हमारा सब्जेक्ट है। और जब ये सब्जेक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होगा, चेंज होगा। क्लियर? ये हमारा एक रूल हो गया, नियम बन गए। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए आप। ठीक है, जो कि यहाँ पे काम कर रहा है दोस्तों। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर में। चलो अगर ऊपर से दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वो सी।
ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे लास्ट में बच गया नाउन वन जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इसी नाउन वन के अनुसार दोस्तों यहाँ पे हैज ना होकर के हैव हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। क्लियर है? तो इसे आप एक बार ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसे इरेज करते हैं ना। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मेरा है अगला कंजंक्शन के आधार पे, यानी कंजंक्शन कैसे काम करता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आइए इसे भी समझते हैं। इसके लिए अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, क्या नाइदर सी हैज पेड हर ड्यूज नॉर मी। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये क्या सही है या फिर रॉन्ग है, इसको भी आप समझिए। दूसरा है राखी नॉट ओनली वेस्ट्स मनी, राखी नॉट ओनली वेस्ट्स मनी बट ऑल्सो हिम। ठीक है ना, बट ऑल्सो हिम। अब ये दो सेंटेंस लिखे हुए दोस्तों कंजंक्शन से। अभी दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या इसमें एरर हो सकता है। तो आपका रिप्लाई ये होगा, देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें एक नीदर है, इस तरह के कंजंक्शन, ये तो कंजंक्शन है सेंटेंस, ये कंजंक्शन का सेंटेंस है ना, कंजंक्शन का। और वो भी कंजंक्शन में किस तरह का कंजंक्शन का सेंटेंस है, तो आपका जवाब ये होगा पेयर कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? पेयर कंजंक्शन। ठीक है, ये पेयर कंजंक्शन का है दोस्तों, क्योंकि आप पढ़े होंगे नीदर नॉर, ठीक है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब पेयर में चलते हैं, तो वैसा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नीदर है, नीदर के साथ आइडेंटिकल पार्ट जो होता है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या ये सही है? इसका सही कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही ऐसे लिखा जाएगा, नीदर यानी नाइदर सी नॉर। ठीक है, अब जब ये लग गया तो इसके बाद अगला आने वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए मी है ना, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में, जब किसका आना चाहिए यहाँ पे, क्या सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो सब मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। नाइदर सी नॉर आई। ठीक है, अब यहाँ पे आई के यानी कि सेकंड सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस में जो होता है ना, सो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आप कहीं कहीं पढ़ेंगे नियरर सब्जेक्ट, नजदीक वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पे आई के अनुसार हैज ना होकर के क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हैव। ठीक है ना, नाइदर सी नॉर आई हैव पेड। ठीक है ना, अब ये जब सब्जेक्ट आई के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा, तो यहाँ पे भी जो पॉजिटिव केस होगा वो अपना ही लगेगा ना, आई के लिए ही लगेगा। तो आई के अनुसार पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? माई, आई हैव पेड माई ड्यूज। मतलब नाइदर सी नॉर आई हैव पेड माई ड्यूज, ये सेंटेंस हुआ दोस्तों। तो देखिए इस तरह से कंजंक्शन रोल प्ले करता है। अगला है राखी नॉट ओनली वेस्ट्स मनी बट ऑल्सो हिम। अब इसमें क्या होगा, ये भी पेयर कंजंक्शन है ना, ये भी पेयर कंजंक्शन है। तो इसका क्या होगा, आइए अगर इससे हम सुधारने की कोशिश करें तो इसका देखो दो तरह से लिख सकते हैं, राखी नॉट ओनली, ठीक है, या फिर नॉट ओनली को पहले कर सकते हो। तो ऐसे लिखते हैं नॉट ओनली राखी। अब ये जो आइडेंटिकल पार्ट है इसको हम यहां पे ले आएंगे बगल में, बट ऑल्सो नॉट ओनली राखी बट ऑल्सो, ठीक है ना, हिम, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही, है ना, बट ऑल्सो ही। अब ही के अनुसार वेस्ट होगा या फिर क्या होगा, तो ही के अनुसार भी तो वेस्ट ही होगा ना, थर्ड पर्सन ही, ठीक है, ही वेस्ट्स। अब देखेंगे आगे क्या है, ही वेस्ट्स मनी, और कुछ नहीं था। नॉट ओनली राखी बट ऑल्सो ही वेस्ट्स मनी। इस प्रकार ये कंजंक्शन काम करता है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान से देखिए और समझिए।
चलिए, तो मैंने अभी तक ये आपको बताने की कोशिश किया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन कौन से आधार पे काम करते हैं, कौन कौन से उसमें रोल प्ले करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट, ग्रामर का कौन सा। तो आपको मैंने बताया कि ये टेंस के आधार पे काम करेगा, नाउन के आधार पे, प्रोनाउन के आधार पे, एडजेक्टिव के आधार पे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब के आधार पे काम करता है दोस्तों। अगर आप इन सभी को नहीं समझें तो समझिए सभी टॉपिक का आपने गला रेत दिया नहीं, हत्या कर दिया, क्योंकि इनके बिना आप इन सबको अच्छे से समझ लेंगे ये भी मुश्किल बात है। ठीक है, चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं। इसके आगे और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं उनको भी आपको बताऊंगा, बट इसके आगे का जो बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों ये इस पार्ट में नहीं, इसके अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है ना, इस पार्ट में आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। ठीक है ना, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।